नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एईडीओ का जो तीनों दिन एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सभी का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या पूछा गया है, बीपीएससी का पैटर्न क्या है, सवालों के सोर्स क्या हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि 72 बीपीएससी या कुछ हमारे छात्र 73 की भी तैयारी कर रहे हैं, 73 बीपीएससी के लिए किस प्रकार से पढ़ा जाए विज्ञान के पोर्शन को। इसी प्रकार से हम लोग इतिहास का भी करेंगे, हिस्ट्री का, करंट अफेयर का भी करेंगे, ज्योग्राफी का भी करेंगे। साइंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी ये पेपर हुए हैं तीनों पेपर में 30% वेटेज विज्ञान का है। साइंस का कितना परसेंट? 30%, यानी कि 100 में से 30 सवाल हर पेपर में साइंस से पूछे गए हैं। 100 में से 30 सवाल हर पेपर में साइंस से पूछे गए हैं। अंतर क्या है? अंतर ज़रा ऊपर देखेंगे, हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे। बस आपको एक काम करना है कि अगला 20-25 मिनट ध्यानपूर्वक सुन लेना है केवल और समझ लेना है। पेपर 1 जो हुआ डे 1 का, उसमें पेपर 2 में और पेपर 3 में एक बेसिक डिफरेंस था। बेसिक डिफरेंस क्या था? पेपर 1 में जितने भी सवाल दिए हुए थे, देखिए सारा पेपर 1 का मैं सवाल लेकर के आया हूँ, सबका आपको दिखेगा नंबरिंग अलग अलग है, दूर दूर दिए हुए थे सवाल, यानी कि पूरा पेपर में आपको साइंस के सवाल मिक्स करके दिए हुए थे। एईडीओ के डे 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तीनों दिनों का पेपर प्राइम एग्जाम्पल है, आपको समझना हो अगर बीपीएससी का पैटर्न तो आप इससे समझ सकते हैं। पहले दिन के पेपर में 30 सवाल, तीनों बिखरे हुए, 30 के 30 का एक पेज पर एक लगभग में दिया हुआ, किसी पर 2, किसी पर 3। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए एक पेज पर वो 3 ही है जो साइंस के हैं, नहीं तो सारे बिखेर करके दिए हुए हैं। सेकेंड डे के पेपर में क्या हुआ? सेकेंड डे के पेपर में कथन और कारण वाले सवालों की संख्या को बढ़ा दिया गया, और वो भी कोर बायोलॉजी से। ऐसे विज्ञान के प्रश्न आए जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। फर्स्ट डे भी ऐसा आया था, लेकिन सेकेंड डे का साइंस का जो स्तर था बायोलॉजी का, वो बिल्कुल ही अलग लेवल का था, वैसा आपने सुना ही नहीं होगा। थर्ड डे जो है, ये जो साइंस का सवाल आया, ये तुलनात्मक रूप से पहले और सेकेंड डे के तुलना में थोड़ा सा उनका लेवल कम था, लेकिन फैक्ट्स इतने कठिन थे कि कंफ्यूज होने का इसमें भी चांस बहुत ही ज़्यादा था। यानी कि तीनों दिन के पेपर को अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों 3 प्रकार के पेपर हैं बीपीएससी का, बिल्कुल ही साइंस के सवालों के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न प्रकार का पूछा गया। पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल का स्तर सेकेंड डे सबसे हाई साइंस के सवाल, फर्स्ट डे जो हैं सेकेंड डे से थोड़ा सा कम, कोई ज़्यादा कम नहीं, ठीक ठाक ही। थर्ड डे का स्तर जो था साइंस का, वो इन दोनों दिनों की तुलना में थोड़ा सा कम था। 3 प्रकार के सवाल। थर्ड डे हुआ क्या? तो थर्ड डे स्टेटमेंट वाले सवालों की संख्या को उन्होंने बढ़ा दिया, और वन लाइनर वाले सवालों की संख्या को उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन वन लाइनर हो जाने से कोई चीज़ आसान नहीं हो जाता है। डिटेल में वीडियो होगा, इसलिए अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट रखूँगा मैं। सवाल जो पूछे गए हैं एक एक की चर्चा करेंगे हम लोग। सवाल किस सब्जेक्ट से कितने आए हैं उसे भी देखेंगे, किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। क्या करना होगा उस पर मैं सबसे अंत में आऊँगा, समाधान बताऊँगा, किताबों के लिंक दे दूँगा आपको, और वाकई सही समाधान बताऊँगा जिसको आपको करना चाहिए। और दरअसल में 69 बीपीएससी पीटी से पहले मैं एनसीईआरटी, मैं और मैम भी एनसीईआरटी के एमसीक्यू आपको हल करवाता था यूट्यूब पर। तो उस दौरान तो उसको कम बच्चों ने देखा, लेकिन अब उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि अब बीपीएससी का स्तर वैसा ही हो गया जैसा हम करवा रहे थे। उस समय तो ऐसा स्तर नहीं था, लेकिन बीपीएससी फाइनली अब वहीं पर आ गया है। डे 1 फिजिक्स से 10 सवाल आए हैं। ध्यानपूर्वक बस देखते जाइएगा और कुछ भी नहीं करना है। जब वीडियो एंड होगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिजिक्स से 10 सवाल आए। डे 2 केमिस्ट्री से 6 सवाल आए हैं डे 1 में, और डे 1 में बायोलॉजी से 14 सवाल आए, यानी कि
50% सवाल जो आ रहे हैं आपके विज्ञान में वो बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। 72 बीपीएससी जो होगा उसमें भी 50% सवाल जो आपके होंगे वो बायोलॉजी से ही पूछे जाएंगे। पहले तो साइंस से कितने आते हैं तो 31, 30 कभी कभी 32 तक चला जाता है। इतने सवाल आपके साइंस से आते हैं और 32%, 30% अप्रॉक्स होता है, लेकिन कभी 32, 33, कभी 28 ही पूछा, ऐसा भी होता है। लेकिन जो भी आए उसमें 50% वेटेज आपका बायो का रहता है। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन ऐसा ही है पैटर्न। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो फिजिक्स से थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देंगे। फिजिक्स का वेटेज बढ़ने से एक फ़ायदा होता है, फिजिक्स एक अप्लाइड साइंस जैसा दिखता है जिसमें आप वहाँ पर सोच करके हल निकाल भी सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर सोचें तो कितनी बार हल निकल जाता है, लेकिन बायो में ऐसा संभावना होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होती ऐसी संभावना बायो में। अगर आपको फैक्ट पता है तो करेंगे, नहीं पता है तो छूट जाएगा वो। फर्स्ट डे वन लाइनर 16 से 17 सवाल पूछे गए थे। देखिए एक चीज़, 30 सवाल आए, 30 में 16 से 17 पहले दिन में वन लाइनर से पूछे गए हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम केवल और केवल कथन कारण वाले सवालों में उलझ करके रह जाते हैं। हमें लगता है कि साइंस का वो हिस्सा आया ही नहीं जो हमने पढ़ा था। वो आया है, वो बीच बीच में पूछा गया है। और वन लाइनर आया भी है तो रटे रटाए वन लाइनर नहीं आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ये तो सबको पता होगा, इसीलिए बीपीएससी ने अब ये पूछना छोड़ दिया है। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि केवल रटे रटाए सवालों को करने सब काम नहीं बनने वाला है। वन लाइनर आ रहे हैं, लेकिन सारे वन लाइनर नए प्रकार के आपको दिखने को मिलता है। एक लाइजोजोम वाला सवाल था जो आपको पेपर 3 में देखने को मिला है। कथन कारण वाले 4 सवाल फर्स्ट डे में पूछे गए थे, मिलान वाले 3 सवाल पूछे गए थे और स्टेटमेंट वाले 6 से 7 सवाल पूछे गए थे। तो 6, 7, 3, 10 और 4, 14 सवाल जो है 30 में से 14 सवाल जो है वो आपका स्टेटमेंट और कथन वाला था, और बाकी 14 से 15 सवाल जो था वो आपका स्टेटमेंट वाला नहीं होकर के वन लाइनर वाला पूछा गया था। ये इसका अंतर है। अंतर क्या पता चला आपको कि 30 सवाल अगर 72 बीपीएससी में आएंगे तो इस 30 में से आपके 15 कर जाने की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बाकी 15 जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसमें कथन कारण वाले हो सकते हैं, मिलान करने वाले हो सकते हैं और इसमें स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं। लेकिन सम टाइम कथन कारण वाला ज़्यादा आसान होता है और वन लाइनर थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है। यही है वो एनालिसिस जो आपको समझने चाहिए। ठीक है, पहले दिन का क्लियर हो गया होगा। 72 बीपीएससी के दिमाग में छप गया होगा कि कितने सवाल मैं कर पाऊँगा। टारगेट हमेशा रखिए साइंस का, 30 में 30 करने का टारगेट रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बहुत सारे निगेटिव लग जाएंगे। टारगेट रखिए कि मुझे विज्ञान में एटलीस्ट 15 सवाल तो करके आना है। अगर मुझे साइंस आ रहा है तो, नहीं तो छोड़ करके आ जाना है, निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, अब ज़रा डे 2 का हम लोग विश्लेषण करेंगे, फिर डे 3 पर चलेंगे, फिर आपको किताबें बता दूंगा। डे 2 में फिजिक्स से 10 सवाल आए थे। कितने सवाल? 10 सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स से। डे 1 में कितना पूछा गया था तो उसमें भी आपका 10 ही सवाल पूछा गया था, ये तो स्थिर रहा। केमिस्ट्री से 8 सवाल, बायोलॉजी से 12 सवाल आए इसमें, और उस 12 में भी कथन कारण वाले 5 सवाल पूछे गए। पिछले में 4 ही आए थे, इसमें 5 पूछे गए। वन लाइनर 16 आए, स्टेटमेंट वाले 6 सवाल यहाँ पर पूछे गए, मिलान वाले 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए। तो 6, 3, 9 और 9, 4, 13 सवाल के करीब में यहाँ पर 13 से 14 हैं अप्रॉक्स जो हैं वो आपके स्टेटमेंट वाले, मिलान वाले या फिर सीक्वेंस में लगाने वाले, इस प्रकार के सवाल पूछे गए। लेकिन कथन कारण का जो स्तर था पेपर 2 में, इसका जो स्तर था, लेवल था, वो बिल्कुल ही अलग था। आप इसको टच भी नहीं कर सकते थे, इस प्रकार का इसमें स्तर रखा गया था। ख़ास तौर पर बायोलॉजी के सवाल, तो बायोलॉजी के 12 में से पेपर 2 में 10 सवाल बहुत ही कठिन स्तर के आए हुए थे। ये चीज़ सत्य है, आप जा कर के पेपर को देख भी सकते हैं उल्टा करके। पेपर तो मैंने करवाया हुआ है,
इसलिए यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, क्या है वो भाई। तो डे 1 में 9th और 10th NCERT से मात्र 7 से 8 सवाल आए थे, इसीलिए मैं रुका हुआ था। 9th और 10th NCERT या 10th से पहले तक के जितने भी स्तर हैं, 10 से पहले तो जा ही नहीं रहा है BPSC, 9वीं से एक सवाल पूछा है उसने, बाकी 9 और 10 NCERT से मात्र 7 से 8 सवाल पूछे गए हैं। 11th 12th NCERT से 20 से 22 सवाल पहले दिन के पेपर में पूछे गए हैं। कितने? 20 से 22 सवाल 3 किताब से, 11th फिजिक्स, 11th केमिस्ट्री, 11th बायो, 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th बायो, ये 6 किताब जो है, इस 6 किताब से 22 सवाल पूछे गए हैं डे 1 में। चैप्टर वाइज मिलान करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, है ना, वो भी अपने पास में है। इसी तरह से डे 2 में जो है 9-10 NCERT से मात्र 5 से 6 सवाल पूछे गए। ऊपर तो इससे ज़्यादा था भाई, पहले दिन में 7 से 8 था, यहाँ पर 5 से 6 ही सवाल पूछे गए। बाकी 24 सवाल सेकेंड डे में 11th 12th की NCERT से आए। इसमें भी सबसे ज़्यादा NCERT में वेटेज है 11th 12th में बायोलॉजी का, सबसे ज़्यादा 12th की बायोलॉजी से सवाल आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा 12th के बायोलॉजी से सवाल आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी मैं आपको करवा दूंगा, किस चैप्टर से कितने सवाल आए वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बस आप देखिए, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से पूछ रहा है और आपको क्या पढ़ना चाहिए। 9-10th के NCERT का मतलब ये भी होता है 5 से 6 सवाल का मतलब कि जिसको आप हल कर ले जाएंगे। 11th 12th के NCERT का मतलब होता है कि अब केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा, अब कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लाइट चैप्टर ही है, लाइट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स, लाइट, लेंस, दर्पण, ये सब पढ़ा होगा आपने केवल और केवल उसको आसानी से उसके फैक्ट्स को रटा है। जबकि BPSC अब कह रही है कि हम लाइट चैप्टर से ही पूछेंगे, बस उसके कॉन्सेप्ट को भी आप पढ़िए। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, फिर हम लोग डे 3 पर चलेंगे। जैसे आपने ये तो पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस होता है सेल का, ये पढ़ा हुआ, सबको रटा हुआ होता, क्या हो, सोते, रास्ते पर चलते जागते कुछ भी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का। लेकिन उसने पूछा ATP एनर्जी किस प्रकार से बनता है, इसका प्रोसेस। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ATP ही तो बनता है, तभी तो उसको पावर हाउस कहा जाता है। ATP कैसे बनता है इसका प्रोसेस उसने आपसे AEDO के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस के उसने क्रम में लगाने को दिया हुआ है आपको। फोटोसिंथेसिस तो सब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको क्रम में लगाने के लिए आपको दिया गया है। तो ये क्या है, वो अब केवल सतही फैक्ट नहीं पूछ रहा है, बल्कि थोड़ा सा डीप उतर करके प्रोसेस के ऊपर में कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पर ध्यान दे रहा है। यानी कि आपको दोनों पता होना चाहिए कि सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। क्या होता है उसके अंतर्गत, ATP क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था। जैसे एक और उदाहरण दूंगा आपको मैं, समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर थर्ड लॉ पढ़ते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने आपसे पूछा इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में, कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो हमें समझा दो ज़रा। उसने आपसे ये नहीं कहा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सबको रटा होता है, तो ये सब नहीं पूछा उसने पूछा कि बताओ मुझे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, और इस पर आधारित 3 सवाल पूछे गए हैं। तीनों दिन के पेपर में एक सवाल है। तो ये क्या है, आपने केवल कॉन्सेप्ट को पढ़ा है,
एप्लीकेशन भी पढ़िए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ख़ास तौर से उसका। जैसे डे 1 में बायोलॉजी में एक सवाल था एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक जो खाते हैं, दवाई का नाम भी सबने सुना हुआ होगा, उस दवाई का नाम पूछा उसने कि इस एंटीबायोटिक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाता है। ये हमारे एनसीईआरटी का भाग है जिस चैप्टर का नाम है जब हम बीमार पड़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। उसमें एंटीबायोटिक की चर्चा की गई है और उसका ऑप्शन इतना आसान रखा गया था कि आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते थे। डे 1 की मैं बायो की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, एंटीबायोटिक के नाम नहीं पूछ रहा है। एंटीबायोटिक कहाँ यूज होता है तो बैक्टीरिया वाले में होता है, ये भी नहीं पूछ रहा है वो आपसे। और आपसे कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा है कि इसको हम बनाते कैसे हैं। डे 3 में फिजिक्स से 11 सवाल आए, इसलिए भी थोड़ा सा आसान लगा बच्चों को। केमिस्ट्री से 4 सवाल आए और बायो से करीब में 15 सवाल पूछे गए। बायो से 15 सवाल पूछे गए। डे 3 में 15 सवाल आए हैं बायो से, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डे 3 में हुआ क्या, वन लाइनर क्वेश्चन 16 पूछे गए। कथन कारण वाले मात्र 2 सवाल पूछे गए। कथन कारण वाले मात्र 2 से 3 सवाल ही थे। एक निष्कर्ष वाला था, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 इस प्रकार से पूछा गया था। 4 से 5 सवाल स्टेटमेंट वाले थे, इनका भी स्तर कम था। मिलान करने वाले 3 सवाल पूछे गए हैं। मिलान करने वाले 3 सवाल पूछे गए। मैचिंग वाले सवाल बीपीएससी का नया तरीका है, हर एग्ज़ाम में आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेगा। इस बार देखिए क्या है, 9-10 एनसीईआरटी से अप्रॉक्स 10 सवाल पूछे गए हैं। 10 सवाल पूछे गए, यानी कि सवालों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं पर 11th-12th की एनसीईआरटी से 18 से 20 सवाल जो हैं डे 3 में पूछा गया है। तीनों दिनों का अगर हम लोग एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा सवाल जो 11th-12th की एनसीईआरटी से आए हैं वो आपका बायोलॉजी से आया है। नंबर 1 पर इसी को हम लोग रखेंगे। उसके बाद जो 11th-12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा गया है, तो उसके बाद फिजिक्स का स्थान आता है जिसमें 11th-12th से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। देन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी 11th-12th के सवाल आए हैं, लेकिन इसमें सबसे कम सवाल 11th-12th के पूछे गए हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि पेपर में कहाँ से क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, किस किस चैप्टर से पूछा गया वो बाकी है, वो मैं आपको करवाऊँगा भी। सबसे पहले क्या, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहने वाला है, पहली क्लियरिटी बायो का। सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, बायो पर देना है। देन किस पर देना है, फिजिक्स पर देना है। देन किस पर देना है, केमिस्ट्री पर देना। क्या यही सीखा है आपने? बिल्कुल ही गलत सीख लिया आपने। फिर तो अगर यही सीखा है तो गलत सीखा है आपने। क्यों? पैटर्न ही तो गेस नहीं करना है, पैटर्न गेस नहीं करना है, तीनों को समान रूप से पढ़ना है। हाँ, बायो के कुछ विशेष चैप्टर को ज़रूर थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि उनसे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, आपसे भी पूछा जाएगा। लेकिन तीनों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को बराबर 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 समय देना है, अच्छे से पढ़ना है, डीप पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर को भी देखेंगे और एक ग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के सवाल आए हैं। देखिए, तीनों दिनों का ग्राफ है। बायो में आपको तीनों दिन में ज़्यादा दिखेगा। केमिस्ट्री का देखिए कितना पोर्शन है। सेकेंड डे में तीनों का लगभग में पोर्शन बराबर रखा गया था। थर्ड डे में आपको दिखेगा कि रसायन से, केमिस्ट्री से सवाल सबसे कम पूछा गया है। फिजिक्स और बायो से सवाल ज़्यादा आए हैं, लेकिन सब ज़्यादा तो बायो से ही है। फिर भी फर्स्ट डे में आपको दिखेगा कि बायो के सवाल ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तीनों को समानुपात में रखा गया है। थर्ड डे का इसलिए भी आसान लगा क्योंकि फिजिक्स के सवाल थोड़े से ज़्यादा आए केमिस्ट्री की तुलना में। 11th-12th का अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको तीनों में ही कि सेकेंड डे आपको 11th-12th के सवाल ज़्यादा दिख रहे होंगे यहाँ पर इन दोनों की तुलना में, और यहाँ पर 9-10th एनसीईआरटी के सवाल आपको सबसे कम दिखेगा। इसीलिए सेकेंड डे का पेपर साइंस का सबसे कठिन बना हुआ था। तो यानी कि आपको कौन से साइंस के पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना चाहिए आपको वो है 9 to लेकर के 12th तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जीवन में उल्टा करके देखा है आपने 11th-12th का,
मेरा बैकग्राउंड है विज्ञान का, मैथमेटिक्स बहुत पसंद है मुझे भी, फिजिक्स भी, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है बीपीएससी ने। आई नो कि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, मुझे पता है, हर चीज़ पता है, ठीक है। उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या नहीं। लेकिन जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है 9 to 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसमें भी एनसीईआरटी, कौन से एनसीईआरटी? तो न्यू एनसीईआरटी को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और आप एनसीईआरटी पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो ज़रूर गो थ्रू होना ही चाहिए। मस्ट होगा, मस्ट होगा, मस्ट होगा, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ से 25 से 30 सवाल बन रहे हैं उसको कैसे कोई छोड़ सकता है। लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो 5 मिनट और रुक जाएं, आपको सारा कुछ बता दूंगा। पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देखते हैं कि किन किन चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल बीपीएससी में या एईडीओ में बने हैं और उसे किस प्रकार से पढ़ा जाए, कौन सी एनसीईआरटी से पढ़ा जाए और कौन कौन से बुक से प्रैक्टिस किया जाए। 5 मिनट रुकिए, वो भी बता दूंगा। पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देखिए। ओके, इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें एईडीओ, इसमें 68, 69, 70, 71 जितने भी बीपीएससी की एग्जामिनेशन हुए हैं, इसके अलावा भी एएसओ, डीएसओ और उसके अलावा जो साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, केवल चैप्टर्स जिनसे पूछेंगे उन्हीं को नहीं बता रहा हूँ, उसके अलावा भी जो साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं उन सब को मैं बता रहा हूँ। संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ कई बार मेरे से ख़राब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ समय पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बीपीएससी में। लेकिन अगली बार ऐसा रहेगा कि नहीं, हमें नहीं पता, हमें पैटर्न गेस नहीं करना। अगली बार पता चले फिजिक्स से उसने 15 सवाल पूछ लिए, बायो से 6 ही पूछे। ऐसा हो सकता है बीपीएससी में, ऐसा पूरी संभावना है। हो सकता है पूरे साइंस से वो 20 ही सवाल पूछे, तो ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहला चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, जिसमें कोशिका की संरचना, जिसमें आप सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल वॉल क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, लाइजोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए इत्यादि चीज़ें, सारा कुछ इसी में पढ़ते हैं आप। कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोजोम्स, राइबोजोम्स और उनके कार्य एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 11 में आपको ये मिलता है, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। सेल चैप्टर आप मान लीजिए बायोलॉजी के महात्मा गांधी चैप्टर हो गया, जहाँ से सवाल आना ही है। जिस प्रकार से हिस्ट्री में गांधी जी से सवाल आना ही है, गारंटेड है, उसी प्रकार से कोशिका विज्ञान से सवाल आना ही है, ठीक है। सेकंड है मानव शरीर विज्ञान, जिसमें पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जो हार्मोनस ग्लैंड वगैरह हम पढ़ते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। क्लास 10 और 11 की एनसीईआरटी में आपको दिखता है। बोलने की ज़रूरत तो नहीं, बायोलॉजी के एनसीईआरटी, तो बायो के एनसीईआरटी में आपको दिखता है। ह्यूमन डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी, इससे सवाल बीपीएससी के एग्ज़ाम में बंधा हुआ है। एक सवाल एक ही पूछेगा आपसे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जनित रोग और एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर मानव विज्ञान, कोशिका विज्ञान के अलावा कोई चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बायो में, तो वो चैप्टर कौन सा है? तो वो है आपका यहाँ पर ये तीसरा चैप्टर, पादप कार्यकी जिसको कहते हैं। सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी जो है, ये आपका 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, जहाँ से सवाल आने ही आने हैं। बायो में अगर 10 सवाल आने हैं तो इन तीनों को मिलाकर के अप्रॉक्स 4 सवाल तो आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। पादप कार्यकी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जाइलम फ्लोएम, इस बार तो भरा हुआ था पेपर में। पादप हार्मोन, पादप के अंग जो होते हैं, प्लांट सेल जो होता है किस प्रकार से अलग होता है जीवों के सेल से, क्या क्या उनमें होते हैं, कुछ कुछ प्लांट के नाम, कुछ प्लांट की विशेष भौगोलिक स्थिति, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषता होती, सब कुछ। अभी जो मैंने बायो का प्रैक्टिस करवाया डेली प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं 100 सवालों का।
अभी केमिस्ट्री शुरू किया है बायो के बाद, आप जुड़ सकते हैं। पहले के भी सारे टेस्ट PDF सब कुछ आपको मिल जाते हैं, या आपके फ़ोन रिचार्ज से सस्ता है वो टेस्ट, है ना। तो आप जुड़िएगा ज़रूर ही। अचीवर ग्रुप है, काफ़ी बच्चे अपने पास में, आप भी जुड़ सकते हैं। पहले के टेस्ट PDF सब कुछ है उसमें, सारा मैंने करवाया है। पादप कायिकी के एक कोई टॉपिक नहीं है जिसको मैंने टच नहीं किया होगा। जो बायो में है, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनको पता होगा, भले ही आपने नई रिवीजन किया होगा अलग बात है, लेकिन इन सारे टॉपिक को हमने डिटेल में प्रैक्टिस किया है, रिवीजन भी करेंगे। अनुवांशिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चौथा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें DNA, RNA, मूल संरचना, मेंडल का अनुवांशिकता का निगम, जो सेल है, सेल में ही हम लोग जब डीप ड्राइव जब करते हैं तो DNA पढ़ते हैं। अब DNA में भी और नीचे निकलेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम इत्यादि इत्यादि चीज़ें क्लास 10 और 12th में ये चीज़ें पढ़ी जाती है। जीव जगत हो गया, टेक्सोनॉमी, 5 जगत वर्गीय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विशेषकर मोनेरा, कवक और पादप जगत जो हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। ये आपका क्लास 9 और क्लास 11 के NCERT में आपको देखने को मिलेगा। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है थोड़ा सा स्थिर रखें, मैं डिटेल बताऊंगा भी। फिर आते हैं फिजिक्स में, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स चैप्टर, 2 से 3 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। विद्युत और चुंबकत्व, आजकल BPSC इनसे सवाल पूछ रही है। तरंग और ध्वनि, 1 सवाल की गारंटी होती है। गति और बल, पहले इससे नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल BPSC तो न्यूमेरिकल भी पूछ रही है इससे, तो ये न्यूटन के लॉ वगैरह आपको पढ़ने पड़ते हैं। आधुनिक भौतिकी, फिजिक्स आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स है, इससे सवाल टच नहीं किए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय विखंडन या संलयन पूछ ले, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रही है, क्वांटम इत्यादि भी पूछ ले, उसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। तो आधुनिक भौतिकी है, इसको सबसे लास्ट में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ से भी सवाल बनते हैं। अगर करंट में चर्चा में है तो ज़रूर ही पूछेगा। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसका सेकेंड स्टेज में हम लोग पहुँचे हैं तमिलनाडु के संयंत्र में, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। रासायन विज्ञान, केमिस्ट्री का अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ से सवाल की गारंटी होती है, पूछेगा ही पूछेगा। pH मान, इंडिकेटर्स, दैनिक जीवन उपयोग इत्यादि चीज़ें। धातु और अधातु, इस बार तो धातु और धातु में एक कदम और आगे बढ़ गया उसने, मेटलर्जी से सवाल पूछा। मेटलर्जी मतलब जैसे आयरन है तो हेमेटाइट मिला, तो हेमेटाइट से जो हमने आयरन बनाया ना, वो पूरा प्रोसेस मेटलर्जी में होता है। उसका हिंदी मेरे मुंह में नहीं आ रहा अभी, तो मेटलर्जी से भी सवाल पूछे जाते हैं। इस बार ही पूछा गया है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेटलर्जी जा कर के पूरा पढ़िए, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन में से कुछ कुछ चैप्टर तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना ही चाहिए। धातु और धातु को थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, ओर्स, मिश्र धातुएँ, धातुओं की रेडियो एक्टिविटी और धातुओं का एसिड बेस के साथ में रिएक्शन, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे आयरन है तो आयरन के एसिड के साथ में, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में क्या बनेगा, वीक एसिड के साथ में क्या बनेगा। ये सब NCERT में ऐसे ऐसे लाइन बना करके दिया रहता है, इक्वेशन रहता है, इधर रहता है कुछ लिखा हुआ, इधर रहता है कुछ लिखा हुआ, तो उसको बस देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा सॉल्ट बनेगा या फिर कुछ और बनेगा। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल थ्योरी नहीं, अगर केमिस्ट्री में इक्वेशन वगैरह लिखा हुआ दिखे तो उसे डरिएगा मत, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा वो। पदार्थ की अवस्थाएं और परमाणु संरचना, इसके संबंध में थ्योरी भी पूछा जाता है, जैसे डाल्टन की थ्योरी इत्यादि इत्यादि, तो इसको भी अवश्य करें। कार्बन और उसके यौगिक जो हैं, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल कार्बन के अलग अलग रिंग बना करके आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। नोमेनक्लेचर वाला जो चैप्टर होता है, ये क्लास 10 के NCERT में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ बगल में NCERT लिखा हुआ चैप्टर के सामने। दैनिक जीवन में रसायन, जैसे बहुलक, साबुन, अपमार्जक हो गए, महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हो गए, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो गए, केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गए। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि किस डे में कितने सवाल आए, कहाँ से ज़्यादा आया, कौन सी NCERT से पूछ रहा है, किस प्रकार के सवाल आए, वन लाइनर कितने आए, स्टेटमेंट वाले कितने आए और कथन कारण कितने आए। अब क्या देखेंगे हम लोग, समाधान, किताब कि कौन कौन से किताबों को पढ़ा जाए। अब हम लोग ये देखेंगे, किताबों का लिंक भी आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट टाइप का इस प्रकार का दिख रहा होगा आपको, वीडियो पर देखिए यहीं पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा किताब आपको खुल करके मिल जाएगा।
चलिए किताब में बता देता हूँ। समाधान पर अब आगे हम लोग किताबों को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको अगर जुड़ना हो डेली प्रैक्टिस के लिए तो उसमें जुड़िए, बहुत बेहतर साइंस का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। जब बोल रहा हूँ तो लूँगा गारंटी, प्रैक्टिस अच्छी करवा दूँगा मैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी। साइंस NCERT, जिनका NCERT बैकग्राउंड है 9 to 12 ज़रूर पढ़ें। जिनका नहीं है कम से कम 9 और 10 को ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। जिनका नहीं है साइंस बैकग्राउंड वो 9, 10 को पढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो 9 to 12 को पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। आई नो बहुत टफ होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा। ख़ास तौर से 11th और 12th की NCERT बहुत टफ होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही कर रही है BPSC ने साइंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या अगली बार पूछेगा हमें नहीं पता, नहीं पूछेगा ये भी हमें नहीं पता, क्या इससे भी कठिन पूछेगा हमें नहीं पता। हम तो बस ये देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, भविष्य क्या होगा वो देखा जाएगा, हम क्या कर सकते हैं अपने स्तर से। तो अपने स्तर से आपको ये करना पड़ेगा। 9 to 12 पर है जिनका विज्ञान का बैकग्राउंड है। जिनका नहीं है 9 और 10 की NCERT का अध्ययन तो अवश्य ही करें, और वो आप कर भी सकते क्योंकि आपने किया हुआ है। ग्रेजुएशन में होंगे तो 9, 10 तो पास करके ही आए होंगे। सेकंड, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है या है भी तो आप फैक्ट रिवीजन के लिए अरिहंत की किताब पढ़ सकते हैं। अरिहंत साइंस की नोट्स जैसी किताब जो आती है, ये वाली किताब बहुत अच्छी है गुरु, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। दृष्टि IAS की साइंस आती है। अगर NCERT पढ़ने में किसी को विशेष बाधा हो कि NCERT नहीं पढ़ेंगे तो ये किताब भी सही है। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो फिर आप NCERT इग्नोर कर सकते हैं, NCERT को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में है समय, क्योंकि ये भी NCERT का ही है सारा कुछ मटेरियल इसमें, है ना, लेकिन अगर आपके पास में है समय, आपने पढ़ा भी हुआ है पहले NCERT, तो उसको ज़रूर पढ़ें। और अगर नहीं है, शॉर्टकट में थोड़ा सा पढ़ना है, तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि NCERT के ही कॉन्सेप्ट इसमें भी दिए हुए हैं। बस आपको इसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जिनका साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है दोनों ही पढ़ सकते हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हैं NCERT नोट्स पर अरिहंत का, तो फिर आपको परीक्षा वाणी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप परीक्षा वाणी आपके पास में ऑलरेडी होगा तो फिर ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया किताब जो आपको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? 9 to 12 NCERT। अगर वो किसी भी कारण से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये किताब पढ़िए, सही किताब है, थोड़ा सा डिटेल मिलेगा आपको, लेकिन ठीक है, अच्छी किताब है। लेटेस्ट संस्करण जो भी हो मार्केट में वहाँ से आप परचेज करें, ऑनलाइन भी मंगा सकते, मैं लिंक दे दूँगा, और आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप NCERT नहीं पढ़ रहे हैं तो 10 बार बोल चुका हूँ मैं। उसके साथ कोई एक फैक्ट रिवीजन वाली किताब ज़रूर रखिए जिसमें आप फैक्ट को रिवाइज कर सकें। जैसे ये येलो वाली जनरल साइंस रखिए या परीक्षा वाणी रखिए। परीक्षा वाणी बहुत अच्छी किताब है लेकिन कई बार इंग्लिश में नहीं मिल पा रही होती है, इसलिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक किताब NCERT के साथ सप्लीमेंट के तौर पर ज़रूर ही रखें, जिसमें आपका फैक्ट रिवीजन हो, 1 लाइनर रिवीजन हो। 1 लाइनर का रिवीजन जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको भी दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये किताब सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी एक 1 लाइनर वाली साइंस की किताब अवश्य रखें जिसमें केवल फैक्ट हो। लेकिन इसको तभी छूना चाहिए जब आपके कॉन्सेप्ट सही हों। बिना कॉन्सेप्ट को छूएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी समझने में, है ना, क्योंकि BPSC अब कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, इसलिए भाइयों बहनों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अच्छा होगा 9, 12 NCERT पढ़ें, रिवाइज करें। नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा वास्ट हो रहा है, दृष्टि वाली किताब पढ़ लें, वो भी सही है। उसके साथ इन दोनों में से कोई एक का अध्ययन करें जिसमें रिवीजन के तौर पर करेंगे कि फैक्ट है रिवीजन के तौर पर। क्लियर हो गया होगा? प्रैक्टिस कहाँ से करें? ये NCERT सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इसमें सारे, मतलब MCQ होते हैं। ये मैंने हल भी करवाया, मेरा भी वीडियो होगा और मैम का भी वीडियो होगा, पूरा प्लेलिस्ट ही है NCERT साइंस का, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पूरा हल करवाया हुआ है। तो आप जहाँ भी करें यहाँ से किताब ले लें, ऑनलाइन वीडियो से देखें, जैसे भी करें,
NCERT MCQ मस्ट हो गया है विज्ञान के लिए लूसेंट MCQ के साथ में। घटना चक्र वगैरह इच्छा है तो लगा लिया, लेकिन ज़्यादा वो आपको मदद नहीं कर पाएगा अब BPSC में। घटना चक्र की असलियत ये हो गया है, कम से कम साइंस के दृष्टिकोण से। तो लूसेंट के साथ में NCERT MCQ मस्ट हो गया है, ज़रूर ही लगाएं। दिक्कत होती है, कठिनाई होगी, थोड़ा सा कठिन सवाल होगा, फिर भी लगाएं, लेकिन ज़रूर ही लगाएं। ठीक है, NCERT MCQ प्लस लूसेंट रखें, विज्ञान के लिए मस्ट है ये। लूसेंट वन लाइनर का रिवीजन, NCERT MCQ NCERT का रिवीजन। पढ़ने के लिए मैंने NCERT बताया है, या फिर दृष्टि वाली किताब, वो भी NCERT के ही सारे फैक्ट हैं, और एक वन लाइनर बताया है। दोनों के रिवीजन के लिए भी बता दिया है मैंने, लूसेंट से वन लाइनर का रिवीजन और इस किताब से NCERT के फैक्ट्स का रिवीजन। बस किताब इतना ही है, 4 किताबें हैं, है ना। हिस्ट्री साइंस की किताब है, ये NCERT MCQ किताब है, एक कोई भी फैक्ट वाली किताब रखनी चाहिए, और उसके साथ में लूसेंट साइंस तो लास्ट समय में लगा लेना चाहिए आपको। ये ज़्यादा इसलिए लग रहा होगा आपको कि कितना कैसे क्या करेंगे। आपके एग्ज़ाम में इस एक सब्जेक्ट का 30 सवाल आता है, वो उस 30 का कोई माँ बाप रहा नहीं गुरु, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अब अगर बिल्कुल शॉर्टकट जाएं कि इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें? तो फिर सबसे बेहतर जो होगा तरीका, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पढ़ा जा रहा है, तो फैक्ट्स वाली कोई भी एक किताब पढ़ें, अरिहंत, वन लाइनर, परीक्षा वाणी, और उसके साथ में NCERT MCQ प्लस लूसेंट के MCQ। इसको अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो भी आप साइंस के 20 क्वेश्चंस हल कर ले जाएंगे एग्जामिनेशन में, अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं। मैंने तीनों तरीका बताया, शॉर्टकट भी बताया और प्रैक्टिस का भी बताया, और सबसे ज़्यादा शॉर्टकट वाला भी लॉन्ग के बाद हम लोग आ गए हैं कि फैक्ट्स की कोई एक किताब पढ़ लीजिए, अरिहंत नोट्स पढ़ लीजिए, या फिर परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, और उसके साथ में NCERT MCQ बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। इससे भी आपका हो सकता है लूसेंट के साथ में। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने बता दिया है आपको, डिटेल में क्लियर किया है, कहाँ से पूछा गया, कितने सवाल आए, किन किन चैप्टर से आए, कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन कौन से सोर्स रखें, सोर्स में भी शॉर्टकट वाला सोर्स कौन सा रखें, वो भी मैंने आपको लास्ट में यहाँ पर करवा दिया। कोई भी एक फैक्ट की किताब NCERT MCQ प्लस लूसेंट MCQ, और दौड़ करके जाइए एग्ज़ाम में, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है तो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा कमेंट करके, और आगे के भी सब्जेक्ट के वीडियो मैं लाऊंगा। थैंक यू।